तो मूवी की शुरुआत होती है माइक से, जो एक शाम बरसात के मौसम में एक ऐसे होटल को ढूंढ रहा था जिसके मालिक ने यह दावा किया था कि उनके होटल में एक आत्मा हमेशा घूमती रहती है। वो घूमते घूमते उसी होटल में पहुंचा, जिसके मालिक उसे देखते ही ऐसे खुश हो गए जैसे कोई टिकटॉकिया आ गया हो। खैर, अब उस ओनर ने बताया कि इस होटल की सबसे डरावनी जगह इसका एटिक है। माइक उसी एटिक की चाबी लेकर कमरे में आया, जहां पूरी रात ट्राई करने के बाद भी उसे आत्मा या परमात्मा कुछ नहीं दिखे। जिसके बाद सुबह तक वो समझ गया कि होटल ओनर ने उसे भूतिया के चक्कर में भूतिया बनाया है। असल में माइक एक राइटर था जिसने हाल ही में अपनी एक 10 हॉन्टेड होटल नाम की बुक लिखी थी, जिसको साइन करने वो अगली सुबह एक लोकल लाइब्रेरी में पहुंच गया। तभी बहुत सारी ऑडियंस में से एक पर्सन ने उससे पूछा कि क्यों आपको भूत से डर नहीं लगता। तब माइक बोला कि मेरा मानना है जब तक आप किसी चीज को देख ना लो तब तक उस पर अंधा विश्वास करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। अब यहाँ से निकलकर वो सर्फिंग करने एक बीच पर पहुंचा, जहाँ काफी सुंदरियों के बीच भाई को एक लहर ने टक्कर मार दी। अब जब माइक की आंख खुली तो वो बीच के किनारे औंधा पड़ा था। यहाँ से माइक अब एक पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, जहाँ उसके फैंस ने बहुत सारे लेटर्स भेजे थे। उनमें से ही एक अनजान पोस्ट कार्ड द डॉल्फिन होटल का था, जिसके पीछे ये लिखा था कि डोंट एंटर रूम नंबर 1408। ये पढ़कर माइक को लगा कि फाइनली उसको खुद के लिए एक चैलेंज मिल गया। इसलिए उसने होटल में कॉल करके अपने लिए वही 1408 वाला रूम बुक करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से एक आदमी ने उस रूम को देने के लिए साफ मना कर दिया। तब माइक ने अपने पब्लिशर दोस्त सैम से इस बारे में बात करी। सैम उससे पूछने लगा कि क्या तुम सच में उस होटल में जाना चाहते हो। माइक बोला हाँ। साथ ही हमें उनकी बातों से पता चला कि असल में माइक अपनी बेटी केटी के मरने के बाद अपनी बीवी लिली से दूर हो चुका था। अब उसे कैसे भी करके उस रूम में जाना था, इसलिए वो यहाँ से द डॉल्फिन होटल में पहुँच गया, जहाँ उसने होटल मैनेजर ऑलिन के कैबिन में जाकर उस रूम के लिए बात करी। ऑलिन माइक से बोला कि तुम्हारा उस रूम में जाने का ख्याल बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उस रूम में पिछले 95 साल में 56 मौत हो चुकी है। इसलिए वो बोला कि तुम चाहो तो बिना रूम में जाए ही इस रूम के बारे में अपनी बुक में लिख सकते हो, हम कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन माइक की ये रूम में जाने की खुजली मिट नहीं रही थी, इसलिए ऑलिन ने थक हार के माइक को उस रूम की चाबी दे दी। साथ ही उसने बताया कि रूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं करता। अब हॉल में चलते हुए माइक उन सभी लोगों की फोटोज देख रहा था जिनकी मौत उस कमरे में सिर्फ 1 घंटे में ही हो गई थी। अब उसे लगा कि कमरे में घुसते ही कुछ चमगादड़ वगैरह उड़ेंगे, लेकिन वो कमरा तो एकदम नॉर्मल था। ये देखकर वो अपने रिकॉर्डर में सारी बातें रिकॉर्ड करने लगा कि ये नॉर्मल ओयो जैसा कमरा है, जहाँ कोई भूत मूत जैसा कुछ भी नहीं है। अब माइक कमरे में इधर उधर घूमने लगा, जिसके बाद वो वॉशरूम में पहुंचा, जहाँ अपना पसीना पोंछने के लिए उसने थोड़ा सा टिश्यू पेपर फाड़ लिया। माइक इधर इतना बोर होने लगा कि उसने अपने रिकॉर्डर में कमरे की पेंटिंग्स और बाकी चीजों के बारे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एकदम से वहां रखा रेडियो अपने आप बजने लगा, जिसमें गाना चल रहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसे लगा कि कमरे में जरूर कोई है, इसलिए वो अच्छे से इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि वॉशरूम में जो उसने टिश्यू पेपर फाड़ा था वो वापस अपनी जगह लग गया। फिर एकदम से उसका रूम का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगा, जिसके लिए उसने रूम सर्विस में कॉल करी। तब वो बोले कि हम अभी अपने इंजीनियर भेज रहे हैं। इतने माइक अपनी यूवी लाइट को लेकर कमरे में घूमने लगा। तभी उसे वहां उन मरे हुए लोगों की बॉडी और खून के धब्बे दिखने लगे। इतने में ही उसके रूम के बाहर वो इंजीनियर भी आ गया, जो बोला कि मैं इस कमरे में नहीं आऊंगा, इसलिए जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करते हुए आप ये मशीन ठीक कर लो। इस चीज के लिए माइक मान गया और फिर उसने इंजीनियर की मदद से रूम टेम्परेचर ठीक कर लिया। अब जब वो अपने बेड पर बैठा तभी फिर से रेडियो पर वही गाना बजने लगा। ये सुनकर जब उसने उस गाने को बंद किया तभी उस रेडियो में 60 मिनट का एक टाइमर शुरू हो गया और कमरे में इतनी तेज आवाज आने लगी कि जिसे सुनकर इंसान बहरा ही हो जाए।
इस आवाज का सोर्स देखने के लिए माइक ने विंडो से बाहर झांका और तभी एकदम से विंडो उसके ही हाथ पे गिर गई, जिसके बाद वो अपने घायल हाथ को धोने वॉशरूम में गया। लेकिन वॉशरूम में अपने आप ही टंकी से बहुत गर्म पानी आने लगा, जिसने उसके हाथ की हालत और ज्यादा पतली कर दी। ये सब देखते हुए उसने रूम सर्विस को कॉल करी, लेकिन कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। जिसके बाद माइक डर के इस कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कमरे की चाबी और नॉब अपने आप वहां टूट गई। ये सब देखकर माइक के तोते उड़ने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर भी वो खुद को शांत करने लगा कि शायद ओलिन ने जो उसे दारू पिलाई थी उसकी वजह से ये सब हो रहा होगा। तभी एकदम से कमरे का टीवी ऑन हो गया, जिसमें माइक की फैमिली की वीडियो चलने लगी। साथ ही उसे रूम में उन लोगों की आत्मा दिखने लगी जो लोग पहले ही इस कमरे में मर चुके थे। यहाँ तक कि उसे उसके पापा भी इस रूम में दिखने लगे। अब उसे कैसे भी करके इस कमरे को छोड़कर यहाँ से भागना था, इसलिए वो खिड़की से ही दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करने लगा। और जब वो इतनी मुश्किल से दूसरे कमरे में घुसा तो देखा कि ये रूम तो अभी भी 1408 ही है। मतलब वो वापस अपने ही कमरे में आ गया। फिर उसने अपने लैपटॉप से अपनी बीवी लिली को कांटेक्ट करके कहा कि मैं इस रूम में फंस गया हूँ, तो प्लीज तुम पुलिस को रिपोर्ट कर दो। लेकिन तभी वहाँ पानी वाला फुवारा अपने आप चलने लगा, जिससे कि लैपटॉप की विंडो ने वहीं दम तोड़ दिया। माइक ने भी एक हथौड़े से उस फुवारे को तोड़ दिया। फिर उसने दिमाग लगाया कि सभी रूम का वेंटिलेशन सिस्टम तो एक ही होगा, इसलिए मैं वेंटिलेशन से दूसरे रूम में जा सकता हूँ। यह सोचकर उसने वेंटिलेशन एरिया में प्रवेश कर लिया। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे रूम में जाता तभी उसे वहां अपने पास्ट की बुरी यादें दिखने लग जाती। फिर भी वो हिम्मत करके एक रूम में जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक डेड बॉडी उसको पकड़ने लगी और वो जल्दी जल्दी में वापस एक रूम में गिर गया। लेकिन वो रूम अभी भी 1408 ही था। अब रूम का टेम्परेचर एकदम से 0 डिग्री हो गया, जिसके बाद पूरे कमरे को लद्दाख बनते देर नहीं लगी। इस ठंड से बचने के लिए उसने अपनी फोटो या जो भी आइटम उसे मिले उसने आग में जलाने शुरू कर दिए। तभी एकदम से उसका वो लैपटॉप खुद जिंदा हो गया, जहाँ लिली उसे बुला रही थी। माइक ने उससे पूछा कि क्या तुमने पुलिस को फोन करके बताया कि मैं इस रूम में फंस गया हूँ? तब लिली बोली कि पुलिस तो उस रूम में आई थी, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। तभी लैपटॉप में माइक की एक और वीडियो चलने लगी, जो लिली से बात करते हुए कह रही थी कि तुम्हें भी इस रूम में आना चाहिए। ये सुनकर माइक को गुस्सा आ गया और उसने उस लैपटॉप की तोड़ा फाड़ी मचा दी, जिसके बाद एकदम से वो रूम तेज तेज हिलने लगा। माइक को रूम हिलने की वजह से एक फोटो में कुछ आवाजें आने लगी और जैसे ही उसने उस फोटो को तोड़ा तो फोटो के सारे पानी से पूरे कमरे में बाढ़ आ गई, जिससे कि माइक एक बीच पर पहुंच गया, जहां पहले सर्फिंग करते वक्त भी उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब जब उसकी आंख खुली तो वो लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में लिली के साथ था। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ कि आखिर वो न्यूयॉर्क वाले कमरे से बाहर आ गया। फिर लिली ने उसे समझाया कि मैंने तो कभी ऐसे किसी न्यूयॉर्क के होटल के बारे में नहीं सुना, तो जरूर ये तुम्हारा कोई वहम होगा। लेकिन माइक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, पर तब भी धीरे धीरे उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शायद हाँ, वो कमरा बस उसका एक वहम होगा। तब लिली ने एक दिन उससे कहा कि अगर तुम उस बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो तो जरूर तुम्हें उस कमरे के ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए। अगले दिन माइक वापस पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे वापस वही सारे लेटर मिले जो उसे पहले भी मिल चुके थे, लेकिन उन सब में वो द डॉल्फिन होटल वाला लेटर गायब था। ये देखकर माइक को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और उसने उस रूम पर बुक लिखनी शुरू कर दी। अब जब उसने अपनी बुक लिख ली तब वो उसे अपने पब्लिशर को पोस्ट करने वापस पोस्ट ऑफिस में गया, जहां उसने देखा कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग और कोई नहीं बल्कि द डॉल्फिन होटल के स्टाफ मेंबर्स थे। और तभी उन सब ने पोस्ट ऑफिस की दीवार तोड़नी शुरू कर दी, जिससे हमें पता चला कि माइक तो अभी भी 1408 रूम में ही है। तभी वहाँ माइक के सामने उसकी बेटी आ गई, जिसे देखते ही माइक ने उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन ये क्या, उसकी बेटी तो एकदम से पूरी की पूरी राख में बदल गई, जिसे देखकर माइक जोर जोर से रोने लगा। और जब उसकी आंख खुली
तो वो 60 मिनट का टाइमर पूरा हो चुका था, जिसके बाद वो रूम वापस से एकदम नॉर्मल रूम में बदल गया और वो रेडियो भी वापस से 60 मिनट के टाइमर पर चलने लगा। तभी माइक को होटल ऑपरेटर की कॉल आई, जिससे माइक ने पूछा कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। तब वो बोली कि ये तो हमारे गेस्ट की मर्जी होती है कि उन्हें ये 60 मिनट का दर्दनाक टाइमर बार बार चाहिए या फिर वो यहाँ से एक्सप्रेस चेकआउट यानी कि सुसाइड का सहारा ले सकते हैं। और तभी उसके सामने एक फांसी का फंदा आ गया। अब जब माइक खुद शीशे के सामने आया तो उसने देखा कि वो तो खुद की रिफ्लेक्शन तक भी नहीं देख पा रहा। वो समझ गया कि मैं तो इस कमरे में मरूंगा ही मरूंगा, तो क्यों ना मैं इस कमरे को भी लेके डूब जाऊं। जिसके लिए माइक ने एक ब्रांडी की बोतल लेकर उसमें अपना रुमाल भिगा दिया और उससे पूरे कमरे में आग लगा दी, जिससे कि होटल के सारे लोग वहां से भागने लगे। इतना तूफानी काम करने के बाद माइक ने भी सुट्टा फूंकते हुए जश्न मनाया और समझ गया कि यही उसका एंड है। लेकिन वो इस बात से भी खुश था कि आखिरकार उसने इस रूम को जला दिया। यहाँ जब माइकल का अंतिम संस्कार होने लगा तभी वहाँ ऑलिन पहुंच गया, जो लिली को माइक का वो रिकॉर्डर देना चाहता था। लेकिन लिली बोली कि मुझे माइक से जुड़ी सिर्फ अच्छी यादें ही चाहिए। अब यहाँ से निकल के वो कार में माइक की टेप रिकॉर्डिंग सुनने लगा, जिसमें उसे केटी की आवाज सुनाई थी। तभी उसने कार के बाहर एक छोटी बच्ची को देखा और जब ऑलिन ने अपना शीशा ठीक किया तो उसकी बैक सीट पर माइक उसे ही घूर रहा था। फिर ऑलिन ने देखा कि वही छोटी बच्ची अपने पापा का हाथ पकड़कर यहाँ से जा रही है, जिसका मतलब अब माइक अपनी बेटी के साथ ही है। यहाँ 1408 रूम में माइक खिड़की से देखते हुए सुट्टा फूंक रहा था और तभी उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी, जिसके बाद वो दोनों गेट से बाहर चले गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सब क्या चल रहा था। असल में माइक एक टाइम लूप में फंसा हुआ था, जहां वो मरने के बाद भी वापस से उन्हीं चीजों को जीने लगा जिन्हें वो जिंदा होते हुए पहले जी रहा था। लेकिन इस बार उसने रूम को आग लगा के इस टाइम लूप को यहीं बंद कर दिया। अब आप भी वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब माइक से करो या रिकॉर्डर से, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। साथ ही वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।